हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग क्लास 11th बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है वनस्पति जगत का वर्गीकरण। ठीक है, तो वनस्पति जगत का वर्गीकरण यानी कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है। ठीक है, तो पहली हेडिंग है हमारी कृत्रिम वर्गीकरण। कृत्रिम वर्गीकरण में क्या है? थियोफ्रेटिस्ट कैरोलस लीनियस का वर्गीकरण कृत्रिम वर्गीकरण पर आधारित है। मतलब इन तीनों चीज़ों का जो वर्गीकरण है वो हमारा किस पर आधारित है? कृत्रिम वर्गीकरण पर आधारित है। इस वर्गीकरण में कृत्रिम गुणों को ध्यान में रखें। कृत्रिम गुण यानी रासायनिक गुण। ठीक है, उसके बाद इसके नीचे इस वर्गीकरण में कई पादप समानताएं रखते हुए भी दूर के वर्गों में रख दिए जाते हैं तथा कई जीव असमानताएं रखते हुए भी पास पास रख दिए जाते हैं। मतलब जिन पादप यानी पौधों में सामान्यता नहीं हुई है, ठीक है, उन्हें फिर भी पास पास रखा गया है, और जिनमें समानता है, ठीक है, उन्हें दूर दूर रखा गया। मतलब उल्टा काम किया गया है इसमें। ठीक है, उसके बाद आ जाइए प्राकृतिक वर्गीकरण। प्राकृतिक वर्गीकरण यानी प्राकृतिक तरीके से। ठीक है, यह वर्गीकरण जीवन के प्राकृतिक गुणों के साथ साथ आंतरिक गुण जैसे शरीर संरचना, भ्रूण विकास, पादप संरचना व रसायन को भी ध्यान में रखा गया है। मतलब शरीर विकास, ठीक है, भ्रूण विकास, पादप संरचना यानी जो पेड़ पौधों की संरचना होती है व रासायनिक का भी ध्यान रखा गया है। ठीक है, बैतम बा हुकर द्वारा प्रस्तुत, बैकम बा हुकर कौन है? वैज्ञानिक है। ठीक है, द्वारा प्रस्तुत वर्गीकरण पूर्णतया प्राकृतिक वर्गीकरण है। ठीक है, इसके बाद आ जाता है आपका जाति वृत्तीय वर्गीकरण। यह वर्गीकरण पादप के विकासात्मक तथा आनुवंशिक संबंधों पर आधारित है। इस वर्गीकरण में कोशिका विज्ञान, सीरम विज्ञान, गुण विज्ञान, शारीरिक की सहायता ली जाती है। ओसवर्ड, रिपो, आइकलर, तत्ताजन आदि का वैज्ञानिक वर्गीकरण जाति वर्गीकरण माना जाता है। मतलब ओसवर्ड, ठीक है, जो ये हैं, इन तीनों का जो वर्गीकरण है, इन तीनों ने जो बताया है वो किस में आता है? वो जातीय वृत्तीय वर्गीकरण में आता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, आपसे मतलब कोई भी एक वर्गीकरण पूछा जा सकता है कि कृत्रिम वर्गीकरण के बारे में बताइए, जातीय वर्गीकरण के बारे में बताइए। ठीक है, तो किसी के भी बारे में पूछा जा सकता है, इसलिए तैयार रखिएगा। उसके बाद आ जाइए सवाल। देखिए जो भी पॉइंट है, मतलब जो भी कहते टॉपिक है, ठीक है, जो भी हेडिंग है उसे डिवाइड किया गया है इसमें आवाज स्थान, जनन, ठीक है, काइनिक जनन, ठीक है, लैंगिक जनन, इन चीज़ों में। तो हमें इन सब की चीज पूरी परिभाषा देनी पड़ेगी। जैसे शैवाल, ये क्लोरोफिल युक्त सरल थैपार्ड सरपोशी होते हैं। ये मुख्यतः जलीय अल वर्णीय जल तथा समुद्री जीव हैं। ये नमयुक्त पत्थरों, मिट्टी तथा लकड़ी पर भी पाए जाते हैं। कुछ कवक, लाइकेन व प्राणियों के संगठन उदय स्थान रीछ पर भी उपस्थित होते हैं। कवक का पिक्चर आप लोगों को आपकी बुक में मिल जाएगा। और ये सब चीज़ें देखिए, आपका 10th में एक चैप्टर था अनुवंशिका करके एक चैप्टर था। ठीक है, वो हट गया है। तुम अगर मैं ऐसे समझाऊंगा तो वीडियो बेटा 2-3 घंटे की हो जाएगी, जो आप लोग कभी देखोगे नहीं। ठीक है, बोर हो जाते हो। इसलिए मैंने ये सोचा है कि ये चैप्टर मैं 5 चैप्टर तक जब करा दूंगा, तो इसके बाद मैं इसकी कुछ शॉर्ट शॉर्ट वीडियो डालता रहूँगा, जिसमें कवक से लेके जो जो चीज़ मैं नहीं समझा पाया हूँ आप लोगों को, वो सब चीज़ का आपको पूरा सोल्यूशन पूरा अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो इसलिए क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो और आप लोग को समझ में भी ज़्यादा आए, इसलिए मैं ये सब ज़्यादा नहीं समझाता हूँ। ठीक है, इसका आकार, ये संगठन मतलब आकार, ठीक है, ये माप व आकार से भिन्न होते हैं। ठीक है, कोलियो संरचना, वॉलपॉक्स, तंतुमयी, यूलोस्टिक्स, स्पाइक, गायरा। ठीक है, विशालकाय केप होते हैं इनके, मतलब बाल या बाल बोल सकते हो, या इनके जो शाखाएं होती है वो बोल सकते हैं आप। ठीक है, जनन का ऐसा जनन कितने टाइप का होता है? देखिए, जनन 3 होता है, लैंगिक जनन, अलैंगिक जनन, काइनिक जनन। ठीक है, सबसे पहले, अब जैसे मैं लैंगिक जनन का यूज करता था, अब आप समझ लीजिए लैंगिक जनन होता क्या है। लैंगिक जनन क्या होता है? दो युग्मों का संगलन, यानी दो युग्मों का मिलना। ये युग्मन काशिकी युक्त व माप समान होते हैं, जैसे यूलोथ्रिक्स। कुछ कवक
जिला विहीन होते हैं, कुछ माप में समान होते हैं, जैसे स्पाई गायरा। समान माप वाले कवक जनन को समयुगी कहते हैं। विभिन्न असमान माप वाले कवक जनन को असमयुगी कहते हैं। ठीक है, जैसे यूरो राइडना, जैसे पिछली बार डेफिनेशन आई थी समयुगी व असमयुगी क्या होते हैं, परिभाषा दीजिए, तो ये परिभाषा है, याद रखिएगा। ठीक है, यूरोराइना कवक में विषम यूपी लैगिंग जन्म पाई। ये देखिए, अभी तक लैगिंग जगन की बात चल रही है। ठीक है, ये एक बड़े अचल मादा युग्मक से एक छोटे चलायमान नर युग्मक को संकलित करते हैं, जैसे बालवॉक्स क्यूकस। ठीक है, अब उसके बाद जान लेते हैं अलैंगिक जनन के बारे में। किसके बारे में? अलैंगिक जनन के बारे में। अलैंगिक जनन क्या होता है? ये विभिन्न प्रकार के बीजाणु द्वारा होता है। ठीक है, ये बीजाणु जूस्पोर कहलाते हैं। अगर आपसे जूस्पोर की परिभाषा पूछे तो आप बोल सकते हैं अलैंगिक जनन में विभिन्न प्रकार के बीजाणु अलैंगिक जनन विभिन्न प्रकार के बीजाणु द्वारा होता है। इन बीजाणुओं को जूस्पोर कहलाते हैं। ठीक है, कहते हैं। ठीक है, ये चलायमान होते हैं क्योंकि इनमें फ्लैजिना उपस्थित होते हैं। अंकुरित होकर ये पौधे बना लेते हैं। ठीक है, ये तो हो गया हमारा अलैंगिक जनन का। ठीक है, अब काइनिक जनन का देखिए, ये विखंडन विधि द्वारा होता है, यानी टूट कर होता है। प्रथम कण थैलस बनाते हैं। उसके बाद जान लीजिए कवक उपयोगिता। कवक की क्या हमें उपयोगिता है? कवक यानी शैवाल प्रकाश संश्लेषण के दौरान कुल स्थिरीकृत कार्बन डाइऑक्साइड का लगभग आधा भाग स्थिर रहता है। कि कार्बन डाइऑक्साइड है, CO2 होना चाहिए इधर। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड का आधा भाग स्थिर है। ये प्रकाश संश्लेषी जीव होते हैं, मतलब सूर्य के प्रकाश में रहने वाले जीव होते हैं, जिसके कारण ये धुलित ऑक्सीजन का स्तर बढ़ा देते हैं। धुलित ऑक्सीजन मतलब धूल के द्वारा जो ऑक्सीजन आ रही है। यह जलीय प्राणियों के खाद्य चक्रों के आधार होने के कारण ये ऊर्जा में प्राथमिक उत्पादक कहलाते हैं। ठीक है, डेफिनेशन है ये भी। ठीक है, पायरा लेमिनेनिया तथा गासम की बहुत सी समुद्री प्रजातियां भोजन के रूप में उपयोग में लाई जाती हैं। ठीक है, ये कवक की उपयोगिता चल रही है। ठीक है, लाल व भूरे शैवाल कैरागीन का उत्पादन करते हैं, जिसका व्यावसायिक उपयोग होता है। इसका। ठीक है, जिलेडियम व ग्रेसियम से एगार मिलता है। एगार आप लोग को आगे देखने को मिलेगा, इसके ऊपर एक चैप्टर है। ठीक है, एगार का उपयोग सूक्ष्म जीवों में संवर्धन, आइसक्रीम व जेली बनाने में किया जाता है। समझ लो, अभी तक जो लोग आइसक्रीम खाते थे वो जिलेडियम व ग्रेसियम से एंगार से बनती है। एंगार क्या होता है सुनोगे तो आइसक्रीम छोड़ दोगे। क्लोरेला व स्प्रूलाइना का उपयोग अंतरिक्ष यात्री भोजन का रूप में करते हैं, क्योंकि इसमें प्रोटीन प्रचुर मात्रा में होता है। जो लोग बेटा जैसे बड़े बड़े वैज्ञानिक होते हैं जो स्पेस में जाते हैं, स्पेस में, ठीक है, तो वो अब ऐसा तो है नहीं स्पेस में जाएंगे तो वो सिलेंडर लेके जा रहे हैं या कोई साधन लेके जा रहे हैं, तो वो इसी प्रकार का एक पदार्थ होता है। ठीक है, जो ये अपने बॉक्स में भर के लेके जाते हैं, वो ये उसी से अपना वहाँ पे जीवन यापन कर रहे होते हैं, क्योंकि इसमें इतनी प्रचुर मात्रा में प्रोटीन होता है कि इसे थोड़ा ही सा खाने पर किसी भी इंसान का पेट भर जाएगा। इंसान का जीभ तक की आप कह सकते हैं। ठीक है, शैवाल 3 प्रकार के होते हैं। पहला हमारा होता है शैवाल क्लोरोफाइसा, फियोफाइसा, रेडोफाइसा। ठीक है, शैवाल हमारे कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। पहले सवाल के बारे में समझ सकते हैं। जैसे पहला सवाल है हमारा क्लोरोफाइसा, हरा शैवाल होता है। देखिए, शैवाल का क्वेश्चन ऐसे बनता है, सवाल क्या होते हैं, शैवाल कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, प्रत्येक प्रकार के शैवाल की परिभाषा दीजिए। ठीक है, इस टाइप से क्वेश्चन बनता है शैवाल से, और कोई क्वेश्चन नहीं बनता है। ठीक है, क्लोरोफाइसी शैवाल हमारा क्या होता है? ये हरा शैवाल होता है। एक कोशिक कोलोनियम तंतुमयी हो सकता है, क्लोरोफिल ए व बी। ठीक है, चलना अपॉन बी के प्रभावी के कारण इसका रंग हरी घास की तरह होता है, मतलब ये हरा होता है। अगर आपसे पूछे क्लोरोफाइसा का रंग क्या होता है, आप बोल सकते हैं हरा होता है। वर्णक क्लोरोफास्ट में सुस्पष्ट होते हैं। कोशिका भित्ति भीतरी सतह सेल्यूलोज व बाहरी सतह पेक्टोज की बनी होती है। सेल्यूलोज और पेक्टोज एक पदार्थ हैं। ठीक है,
उसके बाद आ जाइए ये क्लोरोफास्ट आकार के आधार पर निम्न प्रकार के हो सकते हैं। देखो ये डिस्क की तरह भी हो सकते हैं, डिस्क आप लोगों ने देखी होगी, डिस्क की तरह भी हो सकते हैं, जालीकार भी हो सकते हैं, सर्पिन या रिबन, सर्पिन यानी सांप के आकार के भी हो सकते हैं, ठीक है। कप के आकार के, कप है ये, कप के आकार के, प्लेट के आकार के भी हो सकते हैं, ठीक है। क्लोरोफाइसा के अधिकांश सदस्यों में क्लोरोफास्ट में एक व एक से अधिक पायरिनाइड होते हैं। पायरिनाइड क्या होता है? स्टार्च होता है, स्टार्च यानी पदार्थ, स्टार्च एक पदार्थ होता है, ठीक है। अब इनमें देख लेते हैं जनन किस प्रकार, इनमें जनन क्रिया कैसी होती है, ठीक है। जनन नहीं, पहले इसकी कायनिक जनन देख लेते हैं। इसमें कायनिक जनन तंतु के टूटने अथवा विभिन्न प्रकार के बीजाणु स्पोर के बनने से होता है। मतलब इसमें विभिन्न प्रकार के अलग अलग जो बीजाणु होते हैं उसके बनने से होता है और तंतु के टूटने से। ये आपका कायनिक जनन हो गया। अच्छा, इसमें अलैंगिक जनन कैसा होता है? अलैंगिक जनन कैसा होता है? इसमें फलोजिया युक्त जूस्पोर से होता है। जूस्पोर जूस्पोरिका चल बीजाणु से बनते हैं, यानी जो बीजाणु चलने वाले होते हैं उनसे बनता है, ठीक है। इसमें लैंगिक जनन कैसा होता है देख लीजिए। लैंगिक जनन में विभिन्न लैंगिक कोशिकाओं से बने हैं, ये समयुगी, असमयुगी, तिशमयुगी हो सकते हैं, ठीक है। उदाहरण के लिए ये आपके सामने उदाहरण है इसके, ठीक है। क्लेमाइडोनो डाइमोनोस, वाल्वॉक्स, यूलोथिक्स, स्पाइग्रोआ, ठीक है। ये इसके उदाहरण है, बुक्स में आप देख लीजिएगा, नहीं तो मैं बहुत जल्दी इसकी वीडियो प्रोवाइड करूंगा। उसके बाद आ जाइए बेटा दूसरे सवाल पे। ये कौन सा सवाल है? ये दूसरा सवाल है, दूसरी हेडिंग है, ठीक है। ये दूसरी हेडिंग है। क्या है ये? फियोफाल्सी कैसे होते हैं? बुरे सवाल होते हैं, ठीक है। जब उनकी बात की थी तो इनकी बात भी करेंगे। इनका आवास क्या होता है? समुद्री आवास होता है, यानी ये समुद्र में पाए जाते हैं। आकारीय लक्षण विभिन्न माप व प्रकार के होते हैं, मतलब इनका कोई माप निश्चित नहीं है, ना इनका कोई अच्छा आकार निश्चित है, ठीक है। सरल शाखिक तंतुमय एक्टोविश तथा कील संघन शाखित होते हैं, ठीक है। इनकी जो शाखाएं होती हैं उस एकदम सॉफ्ट होती है, मतलब मुलायम टाइप की बोल सकते हैं। केवल 100 मीटर की ऊंचाई तक होते हैं ये। इसमें ए बी क्लोरोफाइम, कैरोटीनाइड तथा जैकोफिल होता है। इनके रंग जैतूनी जैतूनी हरे से भूरे रंग विभिन्न शेड तक हो सकती है, मतलब इनकी कोई शेड निश्चित नहीं है। फियोफाइसी के ये शेड जैकोफिल वर्णक फ्यूजैथिन की मात्रा पर निर्भर करता है। भोजन के रूप में जटिल कार्बोहाइड्रेट संचित होता है। संचित भोजन लेमिनेरिन मैनिटोल के रूप में होता है। इसमें इसकी बेटा काइनिक संरचना देख लेते हैं। इसकी हम पहले काइनिक संरचना देख लेते हैं। काइनिक कोशिका में सेल्यूलोज युक्त कोशिका भित्ति होती है। कोशिका भित्ति पर बाहरी आवरण एल्जिन के जिलेटिनी अस्तर की तरह होता है। उसके बाद है प्रोटोप्लास्ट में लवक में 7 केंद्र में रसधानी न केंद्रक भी उपस्थित होते हैं। पौधा प्रायः संलग्न बड़ा अधा स्तर सर्व स्पेक्ट्रम से जुड़ा होता है। इन पौधों में एक प्रत व पत्ती की तरह प्रकाश रेशी अंग होता है, ठीक है। कायनिक जनन विखंडन विधि द्वारा होते हैं, ठीक है। ये तो इसके कायनिक जनन की बात हो रही है, ठीक है। अब इसके अलैंगिक जनन के बारे में बात करते हैं, ठीक है। नाशपाती के आकार वाले 2 फ्लोजिला युक्त जूस्पोर द्वारा होता है। फ्लोजिला असमान तथा पार्श्व रूप से जुड़े होते हैं। अब इसकी लैंगिक जनन की बात कर लेते हैं। यह जनन समयुगी, असमयुगी, विषमयुगी हो सकता है। युग्मों को संगम जल में अथवा अंडघानी विषमयुगी स्पीशीज में हो सकता है। युग्मन पायरिफोम नाशपाती आकार की हो सकती है। देखो पायरिफोम नाशपाती का वैज्ञानिक नेम है,
जो नाशपाती का वैज्ञानिक नेम है, ठीक है। इसमें पास में 2 फ्लोजिला होते हैं, उदाहरण एक्टोकार्पस लेमिनियम, डिकियोटा, सरगामस, फ्यूकस, ठीक है। बेटा अगला है इसका, ये है आपका रोडोफाइसी। ये लाल शैवाल है, सबसे ज्यादा क्वेश्चन में यही आता है, लाल शैवाल, ठीक है। इसका आवास कहाँ है? इसका आवास भी है समुद्री शैवाल, मतलब ये भी समुद्र में पाए जाते हैं, ठीक है। बहुलता से समूह में गर्म क्षेत्र में होती है। ये समुद्र के गर्म क्षेत्र में पाए जाते हैं, पानी की सतह पर जहाँ पर प्रकाश होता है, ठीक है। जब मान लीजिए आप कहीं पे बहुत धूप निकल रही है, बहुत तेज धूप हो, वहाँ पे पानी है, तो वहाँ का पानी कैसा हो जाएगा? गर्म ही हो जाए। गर्म मतलब इतना नहीं होगा कि खौलने लगेगा, लेकिन हाँ गुनगुना तो हो जाएगा ना। समूह की गहराई में जहाँ प्रकाश कम होता है, ये वहाँ भी पाए जाते हैं, ठीक है। इनका आकार ये लाल रंग में सवाल होते हैं, ठीक है। इसमें आर फाई एरोथिन के कारण इनका रंग लाल होता है, ये एक पदार्थ होता है, ठीक है। इसका लाल थैलस अधिकांश बहुकोशिक होता है। कुछ लाल शैवाल की संरचना बहुत जटिल होती है, यानी बहुत कठोर होती है। भोजन फ्लोरिडन स्टार्च के रूप में संचित होता है। इस स्टार्च की रचना एमाइलो प्रोटीन तथा ग्लाइकोजन की तरह होती है। अच्छा, अब बेटा इसकी काइनिक संरचना, आलैंगिक संरचना और जनन क्रिया ये जानते हैं। ये इसकी जनन क्रिया देखते हैं। जनन क्रिया में पहले आया बेटा काइनिक। काइनिक जनन आता है, विखंडन के द्वारा होता है, ठीक है। इसमें सिर्फ एक ही पॉइंट है, विखंडन के द्वारा होता है। अलैंगिक जनन में क्या होता है? अचल स्पोर बीजाणु के द्वारा, ठीक है। स्पोर बीजाणु बातें की होती है, ठीक है। इसका लैंगिक जनन कैसा होता है? अचल युग्मों में, अचल युग्मों के द्वारा होता है। विषम युक्ति होता है। निश्चनोशर किसका होता है? किस्म का होता है बेटा, एक कीस लिख दिया है, किस्म का होता है, ठीक है। अब आ जाइए बायोफाइट। ये भी एक डेफिनेशन है बेटा, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन में आता है बायोफाइट क्या होता है। आवास, ठीक है। पहाड़ियों में नम तथा छायादार क्षेत्र में होते हैं। पहाड़ियों में नम तथा छायादार क्षेत्र में होते हैं, मतलब जहाँ धूप थोड़ी धूप ना आती हो, मतलब छाया रहती है, और नम यानी नमी बनी रहती हो, गीला गीला रहता हो वहाँ, ठीक है। इन्हें पादप जगत में जल स्थल चर भी कहते हैं, क्योंकि ये भूमि पर जीवित भी रह सकते हैं, किंतु ये लैंगिक जनन के लिए जल पर निर्भर करते हैं। यह अनुक्रमण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आकार की क्या होता है? इनकी पादप का शैवाल की अपेक्षा अधिक विभेदित होती है। पादप का एक थैलस की तरह होता है तथा सीधा होता है। यह एक कोशिक तथा बहुकोशिक मूलाय द्वारा सर्व स्पेक्ट्रम से जुड़ा होता है। इन्हें वास्तविक मूल, तना, पत्तियां नहीं होती है। इसमें मूलसम, पत्तीसम तथा तनासम संरचना इनकी होती है। अब आ जाइए इनकी जनन क्रिया पे। देखिए जनन क्रिया मैंने इसकी बहुत लिखी है, कम से कम नहीं, आप लोग 5 पॉइंट तक तो याद कर लीजिएगा। देखिए पेपर में हाई स्कूल वालों को 4 पॉइंट तक बोला जाता है कि कम से कम 4 पॉइंट किसी ना किसी चीज़ के लिखिए, और इंटरमीडिएट वालों के लिए बेटा 5-6, ठीक है। 5 पॉइंट तो बेटा कंपलसरी कीजिए, और 6 पॉइंट 7 पॉइंट कर लेंगे, वो आपकी श्रद्धा के ऊपर है, जितना भी कर सकते हैं, ठीक है। बायोफ्राइट की मुख्य काय अगुणित होती है, ये युग्मन उत्पन्न करते हैं, इसी कारण इन्हें युग्म युग्म को भी कहते हैं। बायोफाइट में लैंगिक अंग बहुकोशिक होते हैं। नर लैंगिक अंग को पुगानी कहते हैं, ठीक है। ये द्विकाष्मिक पुमंग उत्पन्न करते हैं। मादा जनन अंग को स्त्रीधानी कहते हैं। देखो इसमें उल्टा है, ये फ्लक्स के आधार का ये फ्लक्स के आकार का होता है, फ्लक्स। इस फ्लक्स में एक अंड होता है। इसके महत्व क्या होते हैं? ये कुछ मांस शाकाहारी स्तनधारी पक्षियों तथा अन्य प्राणियों को भोजन प्रदान करते हैं, ठीक है। स्पेगम की कुछ स्पीनीज यानी जातियां बीट प्रदान करती हैं, जिसका उपयोग ईंधन के रूप में किया जाता है। ईंधन,
इसका उपयोग पैकिंग में भी किया जाता है, ठीक है। पैकिंग वाले टेपे बनते हैं वो इसी से बनते हैं। संजीव पदार्थ के स्थानांतरण में भी करते हैं, क्योंकि बायोफाइट में पानी रोकने की क्षमता होती है, ये पानी रोक सकता है, ठीक है। मांस चट्टानों पर उगते हैं, जिससे पारिस्थितिक स्थिति में महत्वपूर्ण कारक की तरह कार्य होता है। इन्हीं के कारण उच्च कोटि के पौधों को चट्टान को उगने के अनुरूप बनाते हैं। मांस मिट्टी पर एक संग परत बना देते हैं, जिससे वर्षा की बौछारें मृदा को हानि नहीं पहुंचा सकती, ठीक है। मांस मृदा अपरक्षण को रोकने में सहायता करती है। वायोफाइट्स को कितने समूह में बांटा गया? दो दो समूह में बांटा गया है। पहला है लिवर्ट, दूसरा है मास, ठीक है। मास वर्ड आया है, मास पढ़ने को मिलेगा क्या होता है। लिवर्ट यानी सबसे पहला है हमारा लिवर्ट, सबसे पहला है हमारा लिवर्ट। इसका आवास स्थान देखते हैं, ठीक है। यह नमी छायादार दोनों स्थानों पर मिलते हैं, जैसे नदियों के किनारे। नदियों के किनारे बेटा छाया भी होती है और नमी भी रहती है, ठीक है। दलदले स्थानों पर मिलते हैं, गीली मिट्टी पे मिलते हैं, पेड़ों की छालों पर मिलते हैं, ठीक है। इनका आकार कैसा होता है? ये पादप का है, थैलासाप मार्केशिया होती है, मार्केशिया जैसा होता है इनका। मार्केशिया नहीं, मार्केशिया जैसा होता है। उसके बाद थैलस थैलस पृष्ठधर होते हैं, अधा स्तर बिल्कुल चिपके रहते हैं। पत्तीदार सदस्यों में पत्तियों की तरह छोटी छोटी संरचनाएं होती हैं, जो तनों की तरह संरचना पर दो कतरों में होती है। अच्छा, इसमें जनन क्रिया इसकी देखते हैं। जनन क्रिया में हमारी तीन क्रियाएं आती, कायनिक जनन, अलैंगिक जनन और कौन सी होती है? कायनिक जनन, लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन। सबसे पहले इसका अलैंगिक जनन देख लेते हैं। थैलस में विखंडन विशिष्ट संरचना जीमा द्वारा होता है, ठीक है। जीमा हरी बहुकोशीय अलैंगिक कलियां होती हैं। ये जेमा कप छोटे छोटे पात्रों में स्थित होती है। ये अपने पैतृक पादप से अलग होती हैं, एक नया पादप बनाती हैं। ये इसका क्या हो गया? अलैंगिक जनन हो गया, ठीक है। ये क्या हो गया इसका? ये हो गया इसका अलैंगिक जनन, ठीक है। अब इसका लैंगिक जनन जानते हैं। नर व मादा लैंगिक अंग थैमस अथवा दूसरे थैलस पर बनते हैं। स्ट्रोफाइट में एक पास सीरा तथा कैप्सूल मार्केसिया होता है। मियासिस में बाद कैप्सूल में स्पोर बनते हैं, यानी बीजाणु बनते हैं, ठीक है। स्पोर अंकुरित यानी बीजाणु अंकुरित होकर मुक्त जीवी युग्म कोई मिथ बनाते हैं। ठीक है, वो तो बात हो गया भाई लिवर्टन की। अब बात करते हैं मास की। अब किसकी बात करेंगे? मास की। प्रभावी अवस्था युग्म कोदित होती हैं। दो अवस्थाएं होती हैं इसकी। पहली अवस्था इसकी क्या होती है? प्रथम तंतु होती है, स्पोर से बनता है, यानी बीजाणु से बनता है। बीसर्पी हरा शाकित, बीसर्पी हरा शाकित यानी हरे कलर का होता है, पर प्राय तंतुमयी होता है, यानी तंतु के द्वारा। दूसरी अवस्था क्या होता है? पत्ती की तरह होता है। प्रथम तंतु से पार्श्वीय कली के रूप में उत्पन्न होती है। सीधा पतला तना, तना तना तो देखा ही होगा आप लोगों ने, पतला सीधा एकदम। सर्पिल पत्तियां लगी होती हैं। यह बहुकोशित तथा शाखिक मुलाब द्वारा मिट्टी से जुड़ती हैं। इस प्रवस्था में लैंगिक अंग विकसित होते हैं। उसके बाद आ जाइए टेरिडोफाइट। ये अलग हेडिंग है, टेरिडोफाइट। टेरिडोफाइट टेरिडोफाइट में आवास स्थान कहाँ पे होते हैं? ठंडे गीले छायादार स्थान। कुछ टेरोफाइट रेतीली मिट्टी में भी पाए जाते हैं। इसकी विशिष्ट सीमित आवश्यकताएं व निषेचन के लिए पानी भी आवश्यकता कम होने के कारण जीवित टेरोफाइट का फैलाव भी सीमित है और कम भौगोलिक क्षेत्रों तक सीमित है। विशेष बातें इसकी क्या है, यानी विशेष रूप या विशेष बातें? आर्थिक रूप में बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। सजावटी पौधे व फर्न के
रूप में उपयोग में लाए जाते हैं। ये विकास की दृष्टि में सर्वप्रथम उगने वाले स्थलीय पौधे हैं, ठीक है, जिसमें समहन उत्तक, जाइलम तथा फ्लोएम होते हैं। जाइलम फ्लोएम तो आपने पढ़े होंगे 10th में। जीवाश्मी रिकॉर्ड के अनुसार टेरिडोफाइट 350 मिलियन वर्ष पूर्व अवाबी वनस्पति थे तथा वे तने रूपी थे। इसके अंतर्गत हास्टेल तथा फर्न आते हैं। टेरिडोफाइट में मुख्य पादपकाय स्टेरोफाइट है, जिसमें वास्तविक मूल, तना तथा पत्तियां हैं। टेरोफाइट में पत्तियां छोटी लघुपर्ण सिलोजिना एक नाम है ये, जिसमें पत्तियां तथा अथवा बड़ी ब्रयपर्ण ये भी एक नाम है, फन होता है। स्टेरोफाइट में बीजाणुधानी होती है, ये बीजा फूफड़ पर लगी होती रहती है। शंकु बीजाणुपर्ण संगन होकर एक सुस्पष्ट रचना बनाते हैं, जिसे शंकु कहते हैं, जैसे सिलोजिलेना इक्विनसिबम ये नाम है, एग्जाम्पल है। क्या में भौतिक विज्ञान में ऐसे ऐसे नाम है जिन्हें सुन के आप शायद हिल जाएंगे। ये क्या हो? इनके बारे में और जानिए। अंकुरित होने पर एक अस्पष्ट गोला बहुकोशिक मुक्तजीवी अधिकांशतः प्रकाश संश्लेषी तैलाब युग्मवोहित बनाते हैं, जिसे पोथोलस कहते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट है डेफिनेशन, ठीक है। इनकी जनन क्रिया कैसे होती है वो देख लीजिए। युग्म कोई विद के नर तथा मादा अंग होते हैं, जिसे पुष्टदानी व स्त्रीदानी कहते हैं। अभी मैंने बताया था पुष्टदानी स्त्रीदानी। पानी के द्वारा पुमाणु पुष्टदानी से निकलकर स्त्रीदानी के मुंह में प्रवेश करता है। पुमड़ू व अंडे में युग्म संगलम होता है तथा युग्मनज बनता है, यानी एक नया अंडा बनता है। युग्मनज से बहुकोशिक सुस्पष्ट स्पोरोफाइट बनते हैं। यह टेरोफाइट की प्रभावी अवस्था है, जहाँ स्पोर एक ही प्रकार के होते हैं, सम बीजाणु कहलाते हैं। यह पौधा जैसे सिलेजिनेला ये भी एक पौधा है, उदाहरण है इसका। जब स्पोर बृहद, बड़े व लघु यानी छोटे प्रकार के होते हैं तो विषम बीजाणु कहलाते हैं, जैसे सांविलिनिया, ठीक है। नोट: बड़े बृहद बीजाणु क्या होते हैं? मादा, ठीक है। छोटे लघु बीजाणु क्या है? नर, ठीक है। दोनों से मादा व नर युग्मोन्मित बन जाते हैं। ऐसे पौधों में मादा युग्मोन्मित अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पैतुक स्पोरोफाइट से जुड़ी रहती है। मादा युग्मोफिद में युग्मज का विकास होता है, जिससे नया शैवशव भ्रूण बनता है। यह घटना बहुत महत्वपूर्ण होती है, जो बीजों की प्रकृति की ओर ले जाती है। टेराफोइट के 4 वर्ग होते हैं। पहला आपका साइलोसिडा, ठीक है, जिसे साइलोटम बोलते हैं। लाइसोसिडा जिसे बोलते हैं सिनोजिला लाइकोसियम, ठीक है। स्फिनोफसीडा जिसे बोलते हैं इक्विसीटम। टीरोफसीडा जिसे बोलते हैं ट्राइक्टम सीरीज, टेरस व एंडिएंटम। ये हैं दो बेटा, ये चित्र हैं, ठीक है। सबसे महत्वपूर्ण चीज आती है अब जिप्सम, ठीक है। सबसे महत्वपूर्ण, जिप्सम का मतलब क्या होता है? अनावृत। और स्पर्म का मतलब होता है बीज, ठीक है। इंसान नहीं है जो स्पर्म होगा। बीजांड अंडाशय भित्ति से ढके हुए नहीं होते हैं, निषेचन से पूर्ण तथा बाद में अनावृत ही रहते हैं। ये माध्यम अथवा लंबे वृद्धा और झाड़ियाँ होती हैं। सुकुआ वृक्ष सबसे लंबा जिनोस्पर्म है। क्वेश्चन बनता है सबसे लंबा जिनोस्पर्म वृक्ष कौन सा है, तो आप बता सकते हैं सुकुआ, ठीक है। इनमें मूसला मूल होती है। कवक मूल कवक से सहयोग कर लेती है, जैसे पाइनल, ठीक है।
देखिए क्वेश्चन आता है जिम्नोस्पर्म क्या है। जिम्नोस्पर्म की पूरी संरचना दीजिए। ठीक है। प्रवास मूल, कुछ जिम्नोस्पर्म की छोटी विशिष्ट मूल नाइट्रोजन स्थिर करने वाले समान समान बैक्टीरियों के साथ सहयोग कर लेती हैं, जैसे साइकस, जिसे इसका पहला उदाहरण है बेटा देख लो। तने अशारीम, जिसे साइकस बोलते, तने शाकी जैसे पाइनी सीडस। पत्तियां सरल तथा संयुक्त होती हैं। साइकस में पिच्छादार पत्तियां कुछ वर्षों तक ही रह सकती हैं। जिनोस्पर्म में पत्तियां अधिक ताप, नमी तथा वायु को सहन कर सकती हैं। शंक्वाक शंक्वाकार पौधों में पत्तियों सुई की तरह होती हैं। इनकी पत्तियों का सतहीय क्षेत्रफल कम, मोटी, क्यूटिकल तथा ग्रंथिकृत होती है। ग्रंथिकृत मतलब जो गति करती रहती, बढ़ती रहती है। इसके कारण शंक्वाकार पौधों में पानी की क्षति कम होती है। जब सीधी बात है बेटा, जड़ बढ़ती रहेगी तो कहते हैं अगर आप पानी डालोगे, अगर फूल बन जाता तो पानी फूल ही तक तो रहेगा, वो नीचे ज्यादा पानी जाने ही नहीं देगा, तो क्षति कम होगी ना। जनन क्रिया इसकी देख लिए। विषम बीजाणु होते हैं। आगुणित, लघु बीजाणु तथा बृहद बीजाणु होते हैं। बीजाणु धानी में दो प्रकार के बीजाणु उत्पन्न होते हैं। बीजाणु धानी, बीजाणु पर्ण पर होते हैं। बीजाणु पर सर्पिल की तरह तने पर लगी होती है। यह शैलय शंकर शंकु बनाते हैं। नर शंकु यानी लघु बीजाणु धनिक शंकु, जिन पर लघु बीजाणु पर्ण तथा लघु बीजाणु धानी होती है। प्रत्येक लघु बीजाणु धानी से नर युग्मों संतानती उत्पन्न होती है, जो बहुत न्यूनीकृत होती है। यह कुछ ही कोशिका में सीमित रहती है। इसे न्यूक्लीकृत नर युग्मविद को इसे न्यूक्लीकृत नर युग्मविद को परागण कहते हैं। परागणों का विकास लघु बीजाणु धानी में होता है। गुरु बीजाणु धानिक यानी मादा शंकु, जिस शंकु पर बीजाणु पड़ तथा गुरु बीजाणु धानी होती है। दो प्रकार के नर अथवा मादा शंकु एक ही वृक्ष, पासा अथवा विभिन्न वृक्षों पर साइकस पर स्थित हो सकता है। गुरु बीजाणु मात्र कोशिका बीजाणु का है, भी एक कोशिका से विक्षोपित हो जाता है। ठीक है। अब आ जाइए बीजांड पर। आपको जिम्नोस्पर्म मैंने क्लियर कर दिया है। ठीक है, जो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसमें देख लीजिए। बीजांड खाए एक अस्तर द्वारा सुरक्षित रहता है। इस संघन रचना को बीजखंड कहते हैं। बीजखंड गुरु बीजाणु पड़ पर होते हैं। बीजांड गुच्छा बनाकर मादा शंकु बनाते हैं। गुरु बीजाणु देखो पहले बेटा, ये एक क्रिया के द्वारा होता है। ठीक है, सबसे पहले बनता है गुरु बीजाणु। गुरु बीजाणु से मातृ कोशिका, मातृ कोशिका से मियोसी 4, फिर बनता है 4 गुरु बीजाणु। ठीक है। गुरु बीजाणु धानी बीजांड माय में स्थित बीजाणु गुरु बीजाणु मादा युग्मोत्मिद में विकसित होता है। इसमें दो या दो से अधिक स्त्री धानी व मादा जनन अंग होते हैं। बहुकोशिक मादा युग्मोत्मिद भी गुरु बीजाणु धानी में ही रह जाता है। जिम्नोस्पर्म में दोनों ही नर तथा मादा युग्मोत्मिद बायोफाइट तथा टेरिडोफाइट की तरह स्वतंत्र नहीं होते हैं। ये स्पोरोफाइट पर बीजाणु में ही रहते हैं। बीजाणु धानी से परागण बाहर निकलते हैं। ये गुरु बीजाणु पड़ से एक पराग नली बनती है, जिससे नर युग्मक होता है। यह पराग नली स्त्री धानी की ओर ले जाती है, वहां पर शुक्राणु छोड़ देती है। शुक्राणु मानी बीज। निषेचन के बसद युग्मक बनता है, जिससे भ्रूण विकसित होता है। बीजांड से बने बीज बनते हैं। बीजांड से बीज बनते हैं, ये ढके हुए नहीं होते हैं। देखिए कितने पॉइंट हैं ये 15 पॉइंट हैं, तो वही कम से कम 5-6 पॉइंट तो याद कर लीजिएगा ना। ये तो बड़ा चित्र है। पामन शाखा लंप्रोहा बीज, यहाँ बीज है ये। ठीक है। अब आ जाइए एजियोस्पर्म।
ठीक है। अभी मैंने आपको बताया था फिजियोस्पर्म, अब आप आ जाइए एजियोस्पर्म। ये पुष्पीय पादप होते हैं, ठीक है, मतलब पुष्प होते हैं, फूल। इसमें परागण तथा बीजांड विशिष्ट के रूप में विकसित होते हैं। जिम्नोस्पर्म में बीजांड अनवरत होते हैं, जबकि एजियोस्पर्म पुष्प में विकसित होते हैं, मतलब पुष्पी में होते हैं। इन यह पादपों में सबसे बड़ा वर्ग है। इसका माप सूक्ष्मदर्शी जीवों तुल्फिया से लेकर ऊंचे वृक्ष यूमे फिलिप 100 मीटर से अधिक ऊंचाई तक होता है। इससे इसमें भोजन, चारा, ईंधन व औषधियाँ प्राप्त होती हैं। ये दो वर्गों द्विबीजपत्री तथा एक बीजपत्री में विभक्त होते हैं। क्या होते हैं द्विबीजपत्री, वो भी देख लेते हैं। द्विबीजपत्री की पहचान, दो बीजपत्र होते हैं, पत्तियों की जालिका रूपी शिरोविन्यास होते हैं, पुष्प में चतुरुष चतुरुष चतुष मतलब चतुष्टीय यानी 4 चक्र होते हैं, और पंच तटीय यानी 5 चक्र होते हैं, ठीक है। एक बीज पत्री पौधे की पहचान कैसे होती है, देखिए, एक बीज पत्र का होना, ठीक है, पत्ती में समांतर शिराविन्यास, ठीक है, तृतीय पुष्प यानी 3 उपाग विशेष अभिलक्षण है ये इसका, ठीक है। अच्छा, इसका जनन क्रिया इसकी देख लेते हैं। पुष्प में नर लैंगिक पुष्केसर यानी लघु बीजाणु पत्र है। प्रत्येक पुकेसर में पतला तंतु होता है। तंतु के शीर्ष पर परागकोश होता है। परागकोश द्वारा विभाजित होकर लघु बीजाणु बनती है। परिपक्व होकर परागण बनाती है। पुष्प में मादा लैंगिक अंग स्त्रीकेसर अंडक होते हैं। अंडाशय स्त्रीकेसर का फूला हुआ भाग होता है, ठीक है। तो बेटा ये जरूरी नहीं है द्विबीजपत्री, ठीक है, या एक बीजपत्री, ये समझने की थी इसलिए मैंने लिख दी है इसमें। वैसे इंपॉर्टेंट आपका जो इसमें होगा तो वो आपका लैंगिक जनन पूछा जाएगा। उसके बाद आ जाइए वर्तिकाग्र, स्त्री केसर के शीर्ष पर उपस्थित होता है, ठीक है। प्रत्येक अंडाशय में एक गुरु बीजाणु मात्र कोशिका होती है। ये बरिका की बात कर रहे हैं। अर्धसूत्रोण के कारण विभाजित होकर 4 अणुगृत बीजाणु बनाती है। 3 अणुगृत बीजाणु अविकसित हो जाते हैं। एक अगुणित गुरु बीजाणु विभाजित होकर भ्रूणकोश बनाती है। बायोलॉजी है, बहुत ज़्यादा अंदर डीपली जाना पड़ेगा, लेकिन मैं इसमें डीपली नहीं जाऊँगा, ठीक है। जैसे इंसान की प्रक्रिया होती है वैसी पौधों की भी इसमें हो रही है, ठीक है। इंसान का भी कुछ मैं बाद में बताऊँगा, अभी रहने दीजिए। प्रत्येक भूषकोण में 3 कोशिकीय अंड समुच्च, एक अंड कोशिकाएं तथा दोनों सहायक कोशिकाएं, 3 प्रतिव्यासात कोशिकाएं तथा 2 ध्रुवीय कोशिकाएं होती हैं। 2 ध्रुवीय कोशिकाएं आपस में जुड़ जाती हैं जिससे द्वितक केंद्र बनता है। परागण पराग कोश से निकलने में बाद हवा तथा अन्य वाहक द्वारा स्त्रीकेसर के वर्तिकाग्र स्थानांतरित कर दिया जाता है। परागण वर्तिकाग्र अंकुरित होते हैं जिससे परागनली बनती है। परागनली वर्तिकाग्र तथा वर्तिक के ऊतक के बीच से होती है, बीजाणु तक पहुंचती है। परागनली भ्रूणकोश के अंदर चली जाती है जहां फटकर यह 2 नर युग्मक को छोड़ देती है। फटकर यानी अलग होकर, 2 यानी जुड़वा, ठीक है। ये नर युग्मक अंड कोशिका से संगलित हो जाता है। युग्मक संगलन एक युग्मक बनता है, ठीक है, जिसे लियनसमन कहते हैं। दूसरा नर युग्मक द्विगुणित द्वितीयक केंद्र से संगलित करता है जिससे त्रिगुणित प्राथमिक भ्रूणकोश केंद्रक बनता है। इनमें 2 संगलन होते हैं, युग्मक संगलन व ली संगलन, ठीक है, इसलिए इसे द्विनिषेपन कहते हैं। युग्मन भ्रूण में विकसित होता है। भ्रूणपोष विकसित भ्रूण को पोषण प्रदान करता है। इस दौरान बीजांड से बीज बन जाते हैं तथा अंडशय निषेचन के बाद सहायक कोशिकाएं तथा प्रति स्तवार कोशिकाएं लुप्त हो जाती हैं। देखिए ये कितने पॉइंट है इसके पॉइंट 18। तो वही आप लोग मैंने बताया है, ठीक है। पॉइंट मैं सब दे देता हूँ कि कल में कोई दिक्कत ना हो आप लोगों को, ठीक है। बस इसका लास्ट टॉपिक बचा है
पादप जीवन पादप जीवन चक्र या पीढ़ी एकांतरक। इसमें हमारे ये कितने भागों में विभाजित है? अगुणित जीवन चक्र में, द्विगुणित में, ठीक है, मिश्रित जीवन चक्र में, 3 भागों में विभाजित है ये भी, ठीक है। तो पादप जीवन चक्र या पीढ़ी एकांतरक होता क्या है? प्रत्येक संजीव के जीव चक्र में 2 प्रकार की पीढ़ियां होती हैं, अगुणित, ठीक है, और द्विगुणित बीजाणुवित, ठीक है। ये दोनों पीढ़ियां एकांतर क्रम में पादप के जीवन में आती हैं। इस प्रक्रिया को पीढ़ी एकांतर कहते हैं। विभिन्न पादप जातियों में निम्न जीवन चक्र पैटर्न पाए जाते हैं। अगुणित जीवन चक्र। इस प्रकार के जीवन चक्रों में मुख्य पादप युग्मों में पीढ़ी को निरूपित करता है, जिससे समसूत्री विभाजन द्वारा अगुणित युग्मों का निर्माण होता है। युग्मों के संकलन से द्विगुणित युग्मन बनता है, जो बीजाणु पीड़ित को दर्शाता है। युग्मज में अर्धसूत्री विभाजन से अगुणित बीजाणु बनते हैं, जो अंकुरित होकर नया पादप बनाते हैं। उदाहरण में बोलपास, स्पाइगाइरा, क्लोमाइडोमानस। देखिए ये चार्ट है। सबसे पहले युग्मों हुआ, वो युग्म का जन कर रहा है किसमें? युग्म संकलन में। फिर युग्मनज बनता है, मियोसिस होता है, फिर घूम फिर के फिर उसी पे आ जाता है, मतलब आपस में घूमते ही रहते हैं। अच्छा, दूसरा चक्र इसका देख लीजिए, द्विगुणित जीवन चक्र। इस प्रकार के जीवन चक्र में मुख्य पादप बीजाणु पीढ़ी को निरूपित करता है। बीजाणुविद में अर्धसूत्री विभाजन द्वारा युग्मों को निर्माणजम होता है, जो युग्मोद्भिद पीढ़ी को निरूपित करता है। युग्मों के संचलन से द्विगुणित युग्मज बनता है, जो नए पादप को जन्म देता है। उदाहरण आपके सामने ये दोनों हैं, जिम्नोस्पर्म, ठीक है, एंजियोस्पर्म। अब आ जाइए अगुणित यानी द्विगुणित, या फिर इसे बोल सकते हैं मिश्रित जीवन चक्र। इस प्रकार के जीवन चक्र में मुख्य पादप युग्मोद्भिद पीढ़ी को निरूपित करता है, जिसमें समसूत्री विभाजन द्वारा अंकुरित युग्म बनते हैं। युग्मों को संकलन से द्विगुणित युग्मन विकसित होता है। युग्मनज से बीजाणु युग्मित का विकास होता है, जो प्रभावी प्रकाश संरचना होती है। इसके 3 भाग, पास, सिटा व कैप्सूल होते हैं। युग्मोद्भिद में अर्धसूत्री विभाजन से अंकुरित बीजाणु बनते हैं। बीजाणु अंकुरित होकर नया पादप बनाते हैं, जैसे बायोपुइटा टेरिफाइडा, ठीक है। यही आपका था कोर्स में इसी चैप्टर का, ठीक है। इस चैप्टर में मैंने जितना आपको पॉइंट बता दिया, पूरी समझ लीजिए, पूरे चैप्टर का मैंने आपको बता दिया। अलग वीडियो देखने की जरूरत नहीं है, एक पूरी वीडियो में आपका काम हो गया, मतलब 1 शॉट में आपका पूरा चैप्टर मैंने सॉर्ट आउट करा दिया है, ठीक है। ज़्यादा मैं इसलिए नहीं समझा पाया हूँ कि अभी आप देख सकते हैं वीडियो हमारी वही 43-44 मिनट की पहुँच गई है, ठीक है। ज़्यादा समझाता 2-3 घंटे की वीडियो पहुँच जाती, ठीक है। इसके अगर आपको नोट्स चाहिए हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में या व्हाट्सएप पर वो इसके नोट्स मुझसे मांग लीजिएगा, मैं इसकी PDF भेज दूंगा। PDF बिल्कुल फ्री है, उसका ना कोई चार्ज है ना ही कुछ है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।